आरईएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग तो रोज की तरह टेस्ट आज का टेस्ट सामने है और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक अपवर्तनांक वाला एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उसी पदार्थ में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण सतह से विचलित होकर अभिलंब से, देखिए एक अपवर्तनांक का कोई पदार्थ है, वह निर्वात में रखा गया है, निर्वात से होकर उसी पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी या पास हो जाएगी, यही इसको बताना है। बात सुनिएगा, जब अपवर्तनांक जब बराबर होगा, वही पदार्थ है और हवाई में है, भाई अपवर्तनांक बराबर होगा। जब अपवर्तनांक बराबर होगा, हाँ, अपवर्तनांक बराबर होगा तो विचलित होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। भाई प्रकाश किरण जब विचलन का बात तब होता है जब अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, देखिए अपवर्तन की क्रिया तब होती है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी। हाँ, तो माध्यम समान है भाई, क्योंकि उसका अपवर्तनांक समान बोल रहा है ना। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला कि एक अपवर्तनांक वाले पदार्थ को पारदर्शी माध्यम निर्वात में रखा है और उसके बाद निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उसी पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश किरण के सतह पर विचलन का अभिलंब से क्या होगी? भाई सीधे जाएगी, अभिलंब से कहाँ दूर हटेगी? कहीं नहीं, नहीं विचलन ही नहीं होगा, अविचलित रहेगी। इसका पहला वाला आंसर। चलिए सभी लोग की हमें सब लोग क्लिक करके सबके लगभग सही जा रहे हैं आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है। वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक ये है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। देखिए भाई एक मेरी बात सुनेंगे, हम लोगों ने पहले कहा कि किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना? 3/2। 3/2। अब उल्टा पूछ रहा है, अब ये उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है कि ANG बताइए। नहीं, ANG नहीं जी, ये कह रहा है कि GNA बताइए। मतलब कांच के सापेक्ष किसका? ए का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक, ये पूछ रहा है ना। वाई का अपवर्तनांक पूछ रहा है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2/, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो गया? 2/3। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। एक लघु परिपथ में धारा का मान कितना होता है? लघु परिपथ में जो धारा का मान होता है वह कितना होता है? जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। एक लघु परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो धारा का मान कितना होता है? अधिकतम होता है। क्या होगा? अधिकतम होता है। लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, उस समय धारा का मान कितना होता है? तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। नियम है भाई, प्रेरित धारा की दिशा, देखिए 2 नियम है फ्लेमिंग साहब के। ओम का नियम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत आंसर है। अब उसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ बायां हाथ है। ध्यान दीजिएगा, जो दायां हाथ है वह प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और बायां हाथ जो है फ्लेमिंग के, वह बल को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिए, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बायां हाथ और दायां हाथ में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सही उत्तर कौन हो गया? फ्लेमिंग का दायां हाथ के द्वारा प्रेरित क्या है? धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। आगे आइए। चंद्रमा को देखने पर आकाश दिखाई देगा। भाई चंद्रमा से आकाश को देखने पर वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। तो जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन की क्रियाएं नहीं होगी, अपवर्तन की क्रियाएं नहीं होगी। जब परावर्तन और अपवर्तन की क्रियाएं नहीं होंगी तो जो आकाश को देखेंगे तो उस समय आपको आकाश जो है नीला, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। मतलब ये है
जब हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक चंद्रमा से देखते हैं, किसको, आकाश को देखते हैं, तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए नीला मतलब ये होता है ना कि उसमें विचलन, बिखराव कितना है। यदि आप इस बात को देखें तो सबसे अधिक प्रकाश का जो विचलन होता है, विचलन होता है, वह किस रंग में होता है? प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बैंगनी रंग में होता है। ठीक है, बैंगनी रंग में होता है। तो बैंगनी रंग जो होता है वह विचलन, मतलब वह इतना ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। क्या होगा? प्रकीर्णित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाएंगे। छठवां वाला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, इन सभी में से हम लोगों ने देखा कि जो ये प्रकीर्णन नाम की चीज़ होती है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके धूल, मिट्टी, कण आज से टकरा करके बिखर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। परिनालिका का उपयोग किया जाता है। भाई परिनालिका का उपयोग किया जाता है, कहाँ करेंगे? भाई परिनालिका को उपयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने में। इसका विद्युत चुंबक बनाने में। क्या बनाने में? विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओके 1 मिनट रुक जाइए। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। अगर एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कैसे मालूम चला? जिससे मान लीजिए एसिटिक अम्लीय है, अब इसे अगर वियोजित करते हैं, टूटता है, तो एसीटेट आयन में टूटता है और प्लस एच आयन में टूटता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो कितने एच प्लस आयन देता है, तो यहाँ पर देखेंगे एच प्लस आयन 1 देता है, केवल 1 देता है। आंसर ये वाला सही है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयतन की मात्रा कम होती है। ये एक कार्बनिक अम्ल है, ये एक अकार्बनिक है। भाई यह एक क्या है? कैसा है? कार्बनिक अम्ल है। कैसा है? एक कार्बनिक अम्ल है। अब कार्बनिक अम्ल सभी क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये है, अब हम लोग अगला के एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। चलो भाई एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है, इसके बारे में देखिएगा। बस एसीटोन जो है वो जिससे मतलब, अच्छा कुछ लोग कमेंट कर 9वां क्वेश्चन के बारे में। हाँ 9वां देख लीजिए। 9वां क्या कह रहा है कि इसमें से पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयतन की मात्रा कम होती है। और यह एक कार्बनिक अम्ल है। देखिए कार्बनिक अम्ल है, ये तो बात सही है। अब कार्बनिक अम्ल होने के कार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं ना, सभी क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। लोग इस पे कह रहे हैं कि सर इसको थोड़ा बताइए। अब कुछ लोग, अगर देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ये क्वेश्चन, इसमें से आयतन की मात्रा कम होती है, ये भी सही हो सकता है। आयतन की मात्रा कम होती है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सही आंसर आप अप्रोप्रिएट देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलो भाई आगे देखिएगा। एसीटोन का क्या बोलेंगे? आईयूपीएसी नाम क्या है? पहले एसीटोन किसे कहते हैं ये तो मालूम होना चाहिए। एसीटोन का संरचना सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए एसीटोन, टोन, ओन, ओन माने क्या है? कीटोन। भाई इस बात को ध्यान दीजिए, यह है क्या? कीटोन है। और कीटोन में सबसे पहली बात, शुरुआत 3 कार्बन से होती है। अगर 3 कार्बन से कम होगा तो एसीटोन बनेगा नहीं। तो एसीटोन के लिए सबसे पहली बात प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन नहीं है। एसीटोन में सबसे पहले आएंगे तो कौन आएगा? प्रोपेनोन आएगा। ये क्या है? इसका सही आंसर है। एसीटोन को आईपीएसी नाम क्या है? प्रोपेनोन। निम्न में से सजाती युग्म है। सजाती युग्म कौन कौन से हैं, इसमें से बताना। देखिए सजाती उसे कहते हैं
कि जिसका क्रियात्मक कि ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला और उसका कार्बन श्रृंखला और क्या है क्रियात्मक समूह समान होते हैं। अगर क्रियात्मक समूह समान होते हैं, कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह समान होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी देखिएगा, पहला वाला अगर हम देखेंगे, देखिए दूसरा वाला ये आपका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये हमारा ये एल्कोहल है और एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये नहीं होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें एक एल्डिहाइड है और इसमें भी एल्डिहाइड है, दोनों में, तो दोनों हो सकते हैं। बात समझिएगा, दोनों क्या एल्डिहाइड हैं, सजातीय युग्म हैं। अच्छा आगे कह रहा है कि एल्कोहल और ये भी, तो देखो एल्डिहाइड एल्डिहाइड और यहाँ पर रुक जाओ, अब वो भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये एथिल एल्कोहल, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। और ये देखिए यहाँ पर मेथेन है, यहाँ पर कौन सा भैया, यहाँ पर देखो ये आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये डबल बॉन्ड है। इसको बनाएंगे तो ऐसे से बनेगा, तो इसको इसको ऐसे और उसको बनाएंगे तो उसमें कार्बन कार्बन का सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन कार्बन तो एक ही है लेकिन सिंगल बॉन्ड है। तो चलो भाई, इस तरह से हमारा जो सही उत्तर हो गया कौन सा हो गया? ये तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो गया। दोनों एल्डिहाइड हैं। मैंने बोला कि सजातीय श्रेणी का युग्म वही होगा जिसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह समान होता है। जिसमें क्रियात्मक समूह समान होता है उसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो उसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। यह निम्न में से बनने के कारण होता है। भाई हरे रंग का जो परत जम जाती है उसका कारण क्या है? अगर कॉपर को आप ऐसे छोड़ देंगे, कॉपर को ऐसे आप वायु में खुला रखते हैं, तो कॉपर में खुला रखने से इसके ऊपर उसके सतह पर भूरा परत जम जाता है। किसके कारण? भूरा परत पहली बार जम जाता है। आखिर भूरा परत जो जम जाता है वह उसकी चमक को खो देता है। और ये होता क्या है ये पूछ रहा है। तो भैया कॉपर रिएक्शन करता है किसके साथ? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो कार्बोनेट के कारण, कार्बोनेट से क्रिया करता है और क्रिया करके कॉपर क्या है, कॉपर कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाएगा भैया? धातु कार्बोनेट बना, CuCO3 बनाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। इसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है पहले ये बता दीजिए। जो हमारे पास इसका सूत्र है, इस किसका सूत्र है? उपधातु का है, धातु का है, अधातु का है, अक्रिय गैस का है। इसमें से कह रहा है ये किसका सूत्र है? 13 वाला में, 13 में कह रहा है, 13 क्वेश्चन में किसका सूत्र है? तो भाई ये उभयधर्मी, मतलब दोनों चीजें बता रहा है। एंटीमनी क्या होता है? एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। तो उपधातु है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सही है? पहला वाला का उपधातु क्या है? एंटीमनी है। इसका क्या है? उपधातु। ये क्या है? उपधातु। एंटीमनी क्या होता है? उपधातु होता है। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पित्त रस का श्रावण करता है। भाई पित्त रस का श्रावण जो करता है वह कौन करता है? भाई पित्त रस का श्रावण जो होगा वह उसका मालिक होता है। मैंने बोला था ये उसके यकृत के कार्य लिखा है। यकृत के कार्य मेरी शॉर्ट वीडियो होगी, उसमें लिखा गया है पीहू पीहू गया भारत। उसमें यकृत का कार्य पित्त रस का श्रावण करना। ये किस में गया था? यकृत के कार्य में गया था। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? इसका सही उत्तर कौन हो गया अल्लाह? इसका सही उत्तर हो गया यकृत में। कौन सा? यकृत में। क्लियर बात है? चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक एक सरल अणुओं में टूटते हैं। जब एक कोई जटिल सरल में टूटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण की क्रिया को ही अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन होना। जब कोई जटिल कार्बनिक यौगिक होता है
वह सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाता है। और टूटने में किसकी देखो, ग्लूकोज ही टूटता है, ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की सेल की इकाई है। तो वही चीज़ प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो उसे अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है कि जीवमंडल में सम्मिलित हैं। भाई जीवमंडल में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये सभी लोग सम्मिलित हैं। और भाई जीवमंडल में सभी लोग आते हैं, तो चलो जीवमंडल में हो गया। आगे क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बताएंगे कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। यह डार्विनवाद और लैमार्कवाद बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बहुत अच्छे से बोर्ड बहुत अच्छे से देख ले। भाई आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए कि डार्विनवाद लैमार्कवाद से सभी जितने भी बात आए उसको बहुत ही अच्छे से देखिए। तो 17वें क्वेश्चन का जो उन्होंने बोला वह भाई गलत, उन्होंने गलतियाँ क्या की, उन्होंने ये बात विभिन्नताओं के कारण की संख्या न होना, विभिन्नताओं के कारणों की संख्या व्याख्या न होना। भाई विभिन्नताएं क्यों हुई हैं उसकी कारण की व्याख्या उन्होंने किया ही नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। डार्विन ने विभिन्नवादों के कारण की विभिन्नताओं के कारण को व्याख्या नहीं करते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक कौन है? जातियों की उत्पत्ति के बारे में, उसके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी ऊपर जो आया था डार्विन, डार्विन ने ही ये सब काम किए हैं। डार्विन ने ही इसको बात को लिखा है। स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, अपने आप विखंडित होना, टूट जाना। तो ये किसका कार्य होता है? ये एक डीएनए का कार्य होता है। किसका भैया? डीएनए का कार्य होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है इष्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। तो अलैंगिक जनन होता है इष्ट में, और ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि इसका क्या आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सही लगा रहे होंगे। चलो लगाइए। हाँ बाकी लोग का, सभी लोग का आ रहा आंसर सही। क्या होगा? मुकुलन होगा। चलो बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा। क्या होता है? मुकुलन होता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का होता है। यार सम कौन आएगा? यहाँ पर सम की बात अगर करेंगे तो सम कौन आएगा? तो सम वह जिसे q का मान कुछ भी रखिए सम आ जाए। तो सम केवल एक ही कंडीशन है सम आने का, ये वाला। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, देखो पहले का जो है तीसरा वाला सही उत्तर होगा। ये बातें क्लियर सबको हो गई। दूसरा ख वाला देखिएगा, पहले का ये होगा। दूसरे का अगर आप कहें दोनों बिंदु के बीच की दूरी है यक्स, दूरी आप निकालिएगा। दूरी निकालने के बाद देखिएगा, निकालिए सब लोग, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। चलो क्योंकि पहला आंसर इसका सही होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कितना है? 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? भाई अगर अगर हम भुजाओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात उसी का वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि ये सूत्र होता है A1 बटे क्या होगा A2 बराबर होता है J1 का स्क्वायर बटे क्या होगा J2 का स्क्वायर। J1 J2 क्या भुजाएं हैं? तो भाई इसकी वैल्यूज को हम लोगों ने दिया है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी का हम लोग देखो A1 A2 है, अब भुजा दिया है केवल। ये का क्वेश्चन में दिया भुजाओं के संगत भुजाएं, संगत भुजा कितना ना हो, तो यहाँ पर 9 9 81 कर दो। ये 9 9 81 बटे 4 4 16 कर दो। तो आंसर जो आएगा 81 बटे कितना आ जाएगा 16, इसका सही उत्तर होगा। मतलब 81 अनुपात कितना हो जाएगा 16, इसका सही उत्तर होगा। तो मतलब कौन सा सही है? तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें क्लियर हो गई। भाई देखिएगा, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइन स्क्वायर हो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए कास स्क्वायर थीटा का मान कितने अंश का मान है। अगर ये देखेंगे 60 अंश का मान होता है, तो 60 अंश का मान अगर 1/2 है, कितना 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट करिए सभी लोग। घ वाला। चलो भाई घ वाले की बात करेंगे। घ में कौन सा आंसर सही है? चलो सब लोग करो। घ का दूसरा आंसर क्या है? सही है। इसका कौन सही है? दूसरा वाला सही है। 60 अंश का मान कितना होता है? एक √3/2, √3/2।
चलो अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में त्रिज्यखंड ABC की परिमाप है और इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है तो परिमाप जब निकालेंगे, त्रिज्यखंड अंगा वाला ना, तो परिमाप निकालिए। परिमाप जब भी निकालेंगे तो इसमें से देखिएगा, ये वाला 7 दिया है, 1 मिनट रुको, ये 7 दिया है, 7 7 7 14 हो गया, और 60 अंश ये दिया है। इसको आप पूरा निकालिए कितना होता है। अब इसका सूत्र होता है 2πr बटे कितना है 360, गुणे कितना करेंगे, गुणे करते हैं जितना ये कोण होता है, कितना 60, 60 और प्लस कर दिएगा कितना 7 7 14, 14 करिएगा। जब ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा 64/3। चलो बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसका च वाला लास्ट वाला आंसर होगा, सॉरी लास्ट वाला क्वेश्चन मैथ का होगा। क्या है कि n प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है, x बार है। यदि इस प्रेक्षण में a संख्या बढ़ा दी जाए, कितना बढ़ा रहे हैं, a बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मान कितना हो जाएगा, ये होगा पहला, और यहाँ पर ध्यान रखिए प्लस है, ये x बार प्लस कितना a है, ये वाला आंसर सही है और इसमें ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। चलो आगे देखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बताते सॉरी, क्या बोलेंगे कि घरेलू बाजार का, वो आंसर दिख गए, घरेलू बाजार का बहुउद्देशीय कंपनियों का आगमन किसके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, किसके लिए, कम गुणवत्ता वाले घरेलू उत्पाद। अच्छा, ये भी दूसरा भी आंसर दिख गया। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन आदि उपकरणों की खरीद कर व्यय की मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अब आंसर नहीं दिखेगा, बहुत आराम से लेंगे। अच्छा, ये आंसर नहीं दिखा बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो भाई एक बहुउद्देशीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किए गए हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं विदेशी निवेश कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विदेशी निवेश। आगे कह रहा है कि 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। 2018 तक कितने देश ऐसे थे जो विश्व व्यापार संगठन के क्या है, सदस्य हैं। तो इसमें से कितना, 164 इसका सही उत्तर होगा। कितना भैया, 164। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश व्यापार किनके मध्य होता है। ये यार क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा, विदेशी व्यापार किनके मध्य हुआ था। जो विदेशी व्यापार है वह किनके मध्य होता है। तो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य, इसके भी दो देशों के मध्य होता है। आगे देखिएगा। फिर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वह कब हुई, 1 जनवरी, कितना भैया, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1900 कितना 95 है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। ये किसके द्वारा शुरू हुआ, WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ, विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ। विकसित देशों के द्वारा, विकासशील नहीं, विकसित देशों के द्वारा ये बात शुरू हुई। आगे देखिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बात हो रही। तो भाई एक बात सुनिए, मानव को कौन सा 130वां मतलब कौन सा, डी वाला, घ वाला। चलो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, वह कौन सा ऐसा देश है जो विकसित है। विकसित माने पूर्ण रूप से संपन्न है, तो कौन सा भैया, फ्रांस है। आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। वह प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से किसका आयात करता है। आयात माने खरीदना होता है, निर्यात माने देना होता है, बेचना होता है। आयात जो है खरीदना, और निर्यात माने क्या होता है, बेचना। आयात माने खरीदना
और निर्यात माने क्या होता है, बेचना होता है। तो चलो भाई, आयात करता है किसका, कच्चा पेट्रोलियम का। आगे कह रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार। इस प्रकार से आप लोग का टेस्ट हो पाया। और आप लोग इसी प्रकार से रोज डेली टेस्ट होता है। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी टेस्ट डेली होता रहता है। आप इस चैनल पे एक निश्चित समय पर आपका समय यही रहेगा। तो सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।